नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी योजनाओं और अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए नए नए आयाम छू रहे हैं। उन्होंने जो घोषणाएं चुनावों से पहले की थी उनको वो पूरा करने में पीछे नहीं हट रहे। इन्हीं घोषणाओं में से एक थी समान नागरिक संहिता। इस पर पहले ही विवाद हो चुका है, लेकिन सीएम धामी ने बिना किसी बात की परवाह किए एक बार फिर से इसे लागू करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी वादे के अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। विधानसभा चुनावों के दौरान सीएम धामी ने घोषणा की थी कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य में इतिहास रचते हुए पहली बार सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटी। अब अपने वादे के अनुसार सीएम धामी प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू कर देंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन आया है। जो कहा जाता है उसको पूरा किया जाता है और उनके मार्गदर्शन में जैसे वो देश के अंदर जो भी कह रहे हैं उन सबको पूरा कर रहे हैं। हमने भी यहाँ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चुनाव से पूर्व घोषणा की थी। संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। तो उस दिशा में हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उसको निर्णय ले लिया था कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने रंजना प्रकाश देसाई, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 जनों की कमेटी बना दी है। ये कमेटी सभी से बात करके, हितधारकों से बात करके, सभी से परामर्श करके एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट को हमारी सरकार लागू नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तराखंड की, जो अनिवार्य हो गया है। रोहिंग्या प्रॉब्लम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। इस समय आइडेंटिफिकेशन हुआ है कई जगह, तो कई ऐसे लोग पाए गए जिनके पास कुछ था ही नहीं, यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। वो कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहीं पर उन्होंने कहाँ का दिखाया है, कहीं को अपने को कहीं का दिखा रखा है, लेकिन उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कितना सही है। तो बिना उसके वो वहाँ पर रह रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, और तमाम फिर कल को क्या होता है आप सब जानते हैं। रोहिंग्या प्रॉब्लम तो यहीं की नहीं है, कई जगह की है। इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अभी हाई पावर कमेटी का गठन भी हो गया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ख्याल है उसके रिपोर्ट्स आएंगी जब, तो उसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, जिन्हें बिल लाकर प्राथमिकता पर इस पर काम किया है। आज़ादी के समय में भी पूरे संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर और अनेकों महापुरुष भी यही चाहते थे, कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। लेकिन उस समय तथाकथित जो कांग्रेस के नेता थे वो तुष्टीकरण के कारण इसको नहीं ला पाए और आज पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ऐसी प्राथमिकता के दृष्टि से देख। इस देश का एक संविधान, एक कानून, समान नागरिक संहिता होना ही चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग दुहाई लगाते हैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, तो भारत के संविधान के अन्य अनुच्छेदों पर भी ख्याल रखना चाहिए। और समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड में बनाया है वो धन्यवाद के पात्र है और देश में सब जगह होनी चाहिए। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू रहेगा, होगा कि नहीं रहेगा, ये सरकार को तय करना है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जहाँ पर कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो ये सरकार का अपना निर्णय है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलों में जो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रमुख उनके जो लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर एक सर्वदलीय बैठक करके, सर्व समुदाय की बैठक करके और सबको साथ लेके, उनका सबकी सहमति लेके एक
तभी कार्रवाई सब पूरे होनी चाहिए और उम्मीद है कि इस मामले में भी ऐसे किया जाए। कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा माने वोट से जीते, ज़्यादा माने सांसद उनके जीते। अभी उनके सामने जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वही लक्ष्य है और उसी को एजेंडा बना करके लोग काम कर रहे हैं। अब उसी में ये माने कॉमन सिविल कोड वाली भी बात है और रंजना देसाई जी जो जिसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रिय जज हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर में सीटों का माने डिलिमिटेशन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ाई गई, उसके बारे में सब लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो वहाँ बहुमत में था उसको अल्पमत में ले आने लायक जो है डिलिमिटेशन जो है वहाँ बनाया गया, क्षेत्रों का निर्माण किया गया, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यहाँ भी उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो इसमें सरकार बनाने जा रही है और सरकार को अधिकार है नहीं अधिकार है ये तो कोर्ट अदालत तय करेगा, हमको उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन लक्ष्य और माने उद्देश्य जो है एक ही है, हिंदू वोट बैंक बनाना, उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और रविंद्र कुमार जी उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। रविंद्र जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता कानून, ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उत्तराखंड में अगर बीजेपी आएगी तो इस कानून पर काम करेगी और एक बार फिर से जो कमेटी गठित की गई है उसके बाद चर्चा ने जोर पकड़ ली है और विपक्ष का ये कहना है कि आप विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, विपक्ष तो लंबे समय से ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति, खासतौर के कांग्रेस की राजनीति इर्द गिर्द तुष्टीकरण के पक्ष में होती रही है। एक वर्ग को खुश करने के लिए सदैव से इन्होंने इस तरीके की राजनीति को जमाया है देश में कि किसी भी प्रकार से लोगों को एक समान रहने, एक समान कानून के दायरे में, एक छतरी में आने से कैसे रोका जाए। ये सदैव चाहे शाहबानों का मामला हो, कुछ लोगों, मुट्ठी भर लोगों के आगे झुकते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से इन्होंने पलटा। जी मैं आपको एक 1948 के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बयान दिया था, मैं उसे कोट करना चाहूंगा। आप संविधान प्रभु की समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 23 नवंबर 1948 में संविधान सभा में समान नागरिक संहिता बहस में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले कानून की एक समान दंड संहिता है, कि माने जब हम किसी को दंड देने के लिए कानून बनाते हैं तो वो पूरे देश में एक कानून है दंड देने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो है कुछ ऐसे कानून जो इनके लिए लाभकारी है उसको छेड़छाड़ नहीं, उन्होंने कहा जी ये हमारे रहने दो। जैसे कि बहु विवाह हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, तलाक, हालांकि 3 तलाक कानून लाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पे रोक लगाई है। तो इस तरीके गोद लेना, तो इस तरीके की पहलुओं पे क्यों नहीं गौर हो सकता, जबकि किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए देश में एक ही कानून है जिसे दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसमें जो लॉ लगते हैं उसमें समान है। तो क्यों नहीं लगना चाहिए? एक कानून एक समान लगना चाहिए। और जिस प्रकार से मेरे को 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था इस प्रदेश के लिए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम UCC लागू करेंगे। उसके बाद मार्च में 27 मार्च में कैबिनेट के फैसले में समिति बनाई गई। आज 5 सदस्यीय रंजना देसाई जी के नेतृत्व में जो सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं, और इस प्रकार से उनके अध्यक्षता में आज 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जो अपनी रिपोर्ट देगी। और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि गोवा के बाद
अगर कहीं पे आचार संहिता यूसीसी लागू होने वाली है तो वह हमारा प्रदेश है। चलिए ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कानून के जरिए कुछ विभाजित हो जाएगा और एक विशेष समुदाय के लिए ये कानून ठीक नहीं है, और उस विशेष समुदाय को ऐसा क्यों लग रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून अगर लागू होता है तो सब पर हिंदू धर्मों का कानून थोपा जा रहा है? देखिए पल्लवी जी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारत देश जो है ये विविधताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है तो सबसे पहली चीज, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी नागरिकों के अधिकार की बात की है और सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा की बात की है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है सरकार या कोई राज्य सरकार पहल करती है तो वो ड्राफ्ट किस तरह से बनाती है और वह ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें उल्लेख किया जाता है, चर्चा का विषय वो है। अगर कहीं पे भी ये लगेगा कि भाई किसी भी, जैसे आप जानती हैं कि यहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो हर धर्म का एक अलग संस्कृति होता है, सामाजिक संस्कृति होता है, और वो अपनी सामाजिक संस्कृति को जो है धर्म के अनुसार जो है वो लेके आगे बढ़ते हैं और सामाजिक कार्यों को करते हैं। कहीं पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उनकी सामाजिक जो संस्कृति है उस पर कहीं कोई ठेस न पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी को देखने वाली चीज है। अगर किसी जाति विशेष को अगर कोई समस्या होती है, बताएं, संस्कृति और कानून, संस्कृति और कानून सर दो अलग अलग चीजें हैं ना रत्नाकर जी? देखिए बात पूरी करें। देखिए भारत देश में धर्म आस्था जो है वो बड़ी चीज है, ठीक है। यहाँ पे कानून अपनी जगह है, कानून सर्वोपरि है, लेकिन धार्मिक आस्था जो होती है लोगों के प्रति वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, मेरा यही कहना है। अब अगर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा, धार्मिक आस्था के अनुरूप रखा जाएगा, फिर उसके अनुसार कानून बनाया जाएगा। कानून जब बनेगा तो उसको सब लोग मान्य करेंगे, कोई समुदाय ये नहीं कहेगा कि नहीं इस कानून को मैं नहीं मानूंगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति जो है न पैदा हो, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे उसके ऊपर कहाँ पे क्या लूप होल रहेगा, उस पे कांग्रेस पार्टी जो है चर्चा करेगी और बताएगी कि किस तरह से सभी समुदाय के, सभी लोगों का, सभी धर्मों के हित का ध्यान रखा जाए और उनकी धार्मिक जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखा जाए। जी दिलीप यशवर्धन जी, इस समान नागरिक संहिता कानून पर आपके क्या विचार हैं? अभी तो सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुआ नहीं है, होने जा रहा है, अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, पूरे देश में इसे लागू करने पर चर्चा होने लगती है। आपको लग रहा है कि ये संभव है? और इसके नफा नुकसान भी हम आपसे समझना चाहेंगे। पल्लवी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान 1950 में जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तभी आर्टिकल 44 में कर दिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होगा जी। और इस देश को धार्मिक उन्माद से बचाने के लिए ये जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अपनी जगह पर है, ये देश विविधताओं का देश है, एकदम सही बात है, और विभिन्न धर्मों की मान्यताओं को हमारे भारतीय संविधान ने भी माना है कि हाँ इस देश में धर्म की आज़ादी है। लेकिन धर्म की आज़ादी एक बात होती है और कानूनी मान्यताएं दूसरी बात होती है। जब तक इस देश में कानून नहीं लगा था तब तक हम धार्मिक मान्यताओं से चला करते थे, लेकिन अब हम एक लॉ के युग में रहते हैं, कानूनी युग में रहते हैं, तो देश कानून से चलेगा। और कानून से चलने के लिए जरूरी है कि जो इंसान है, यहाँ मैं धर्म और देश और जाति की बात नहीं करूँ, जो इंसान है उस इंसान के ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए। जो पर्सनल लॉज होते हैं, चाहे शादी को लेकर के, एडॉप्शन को लेकर के, डेथ को लेकर के, इनमें विविधता क्यों होनी चाहिए? आप रिचुअल्स अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से करिए, आपके यहाँ कैसे उनका क्रीमेशन होगा, कैसे आगे के काम होंगे, वो सारी धार्मिक मान्यताएं, वो सारी करने की आजादी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको खत्म नहीं कर रहा है। लेकिन जहां पर कानूनी दाव पेच आते हैं, क्योंकि अलग अलग लॉ होने से हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, यहाँ पर कई बार क्लैश हो जाता है, और क्लैश होने की वजह से जो कानूनी कमियां है उसका फायदा किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जिसको फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो कानूनी दाव पेच है, इनको खत्म करने के लिए, धार्मिक उन्माद को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि इस देश में सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो खत्म होने चाहिए, वहां पे धार्मिक मान्यताएं नहीं होनी चाहिए,
अगर देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, ये सभी कहते हैं, तो अगर देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए तो वो देश में कानून और संविधान भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होने तो चाहिए। ये आरोप जाति क्यों के लग हिसाब रहा से है कानून बीजेपी नहीं पर होने कि चाहिए। सियासी फायदा लेने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं? अगर ये कानून नहीं, आ रहा है मुझे उत्तराखंड में तो सियासी फायदा कैसे होगा बीजेपी को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई सियासी फायदा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा जैसे गोवा में है, गोवा इसी देश का हिस्सा है, गोवा में है। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जो आर्टिकल 44 में प्रावधान दिया गया है, वहां पर स्टेट को कहा गया कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और वो टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लागू होगा। यानी कि एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो शुरुआत है वो शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, स्टेट्स को नहीं करनी चाहिए। स्टेट को भी डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, स्टेट को ये पावर है, लेकिन स्टेट अगर लागू करेगी तो स्टेट का बनाया कोई भी कानून स्टेट की बाउंड्री में लागू होगा, स्टेट के बाहर लागू नहीं होगा। और जो आर्टिकल 44 है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया पर अगर कोई कानून लागू हो सकता है तो वो तभी लागू होगा जब संसद उसको बनाएगी, केंद्र सरकार उसको बनाएगी। जो गोवा में सिविल कोड लागू है वो गोवा में सिविल कोड भारत की आजादी के बाद से नहीं लागू है, वो भारत की आजादी के बहुत पहले से लागू है। और वो इसलिए लागू था कि गोवा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं होता था, इसलिए वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और आजादी के बाद वही चीज कंटिन्यू कर गई। लेकिन आजादी के बाद जब अखंड भारत बना और गोवा को छोड़कर बाकी सारा सब जगह कहीं पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, हर जगह पर्सनल लॉज चलते हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अलग अलग चलता है। तो अब जब सिविल कोड की बात हो रही तो मेरे हिसाब से स्टेट को इसमें आगे नहीं आना चाहिए, इसमें केंद्र को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट लगाएगा तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट होगा कि अगर उत्तराखंड का मुसलमान हिंदू है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से गवर्न होगा, उत्तर प्रदेश का अगर मुसलमान या हिंदू है तो वो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ से गवर्न होगा, क्योंकि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो है वो भी सेंट्रल का लॉ है, वो स्टेट का लॉ नहीं है। तो कोई भी लॉ स्टेट का अगर लॉ है तो वो सेंट्रल के लॉ पे हावी नहीं हो सकता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर सेंट्रल और स्टेट के लॉ में कंफ्लिक्ट आएगा तो सेंट्रल विल प्रिवेल। तो अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो भी जाता है तो ये समाधान नहीं, ये एक समस्या को पैदा करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सेंटर के द्वारा लागू होना चाहिए। रविंद्र जी, अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो जाता है तो ये समाधान नहीं, समस्या को पैदा करेगा। बड़े विस्तार के साथ दिलीप जी सारी चीजें समझा रहे थे। नहीं, देखिए दिलीप जी ने जितनी बातें कही हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये कहीं ना कहीं पूरे देश में मैं इनका समर्थन भी करता हूँ कि पूरे देश में ये लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य का भी अपना अधिकार है कुछ कानूनों को बनाने का। उसके अंतर्गत अगर राज्य सरकार इसकी पहल कर रही है तो इस पहल का जिस प्रकार से दिलीप जी ने भी स्वागत किया है, और ये जिस प्रकार से अभी आप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये विविधताओं का देश है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ धार्मिक आधार पे सबको वो मिलना चाहिए, तो धार्मिक आधार पे सबको आजादी है अपने अपने धर्म को मानने की। लेकिन कहीं ना कहीं किसी देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक कानून की जरूरत होती है। आज भी एक वर्ग में लड़कियों वंचित है अपने उत्तराधिकार लेने के लिए, गोद लेने के लिए। तो ये इस देश में, ऐसे देश में हो रहा है जो आज पूरी दुनिया में एक अपनी एक नई इबारत लिख रहा है, अपने आप को एक पूरा गौरवशाली वर्णन कर रहा है। और ऐसे देश में आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न है कई मामलों में। और दूसरी बात मैं एक और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि कई देशों में इस तरीके के कानून हैं, अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी है, एक नागरिक संहिता कानून है। वहां पे महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं, बहुविवाह का अधिकार नहीं है, वहां पे गोद लेने का अधिकार है। और अभी 2003 में उन्होंने अपनी मर्जी से लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने वर चुनने का अधिकार दिया है। और आज भी हमारे कुछ समुदाय के लोगों में बहुत सारी चीजें अभी भी दबा रखी हैं। तो इस देश में, ऐसे विकसित विकासशील देश में इस तरीके की अगर ये होगी तो केंद्र के द्वारा इस मसले पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? सर, केंद्र सरकार भी तो विचार करे कि करना क्या है। देखिए 68 साल में पहली बार हुआ है कि इस पे रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई है।
ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन बहुत आज सी ऐसी चूंकि- चीजें हैं सर जो उठाई जाती हैं लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। सीएए नहीं, और एनआरसी के संबंध में भी कुछ ऐसा हुआ, बीच में बड़ी जोरों से चर्चा हो रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता कानून पर काम किया जाएगा, लेकिन फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हैं कि अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? एक चीज पर रहिए, स्टिक रहिए कि करना क्या है। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने दृष्टि पत्र में वादे किए हैं, अब वो आप निश्चित रूप से रहे कि हो सकता है किसी कारण से, किसी विधि कारण से, विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इस पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ठंडे बस्ते में, लेकिन वो ठंडे बस्ते में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य एजेंडे होते थे, जिसमें एक 370, एक राम जन्मभूमि में मंदिर और तीसरा समान नागरिक संहिता कानून। हमने 2 अपने वादे पूरे किए हैं, तो आप विश्वास कीजिए ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ही पूरा होगा और सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले, सबको समान रूप से, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई से भी जेंडर का हो, सबको एक समान, एक कानून में एक तरीके से सबको अधिकार मिले, उसको जीने का हक मिले, उसकी न्याय मिले, उसको ऐसी व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। रत्नाकर सिंह जी, जब गोवा में ये कानून चल रहा है और वहाँ पर शांति है, किसी तरीके की किसी को कोई असंतुष्टि नहीं है, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अगर उत्तराखंड में ये होगा तो कुछ गलत हो जाएगा या फिर असंतुष्टि होगी, असंतोष पनपेगा, धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है? ये सारी चीजें क्यों लग रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है पल्लवी जी। जो ये लोग बनाएंगे, अभी वो बोल रहे हैं अभी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तो ड्राफ्ट में ये देखने वाली बात है। मैं पहले भी अपने स्टेटमेंट में, शुरुआती स्टेटमेंट में यही कहा हूं कि ये जो ड्राफ्ट बनाएंगे उसमें ये इनके किस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे, उस पे वो एक चर्चा का विषय है। और कहीं पे भी कोई, देखिए, कोई भी कानून बनाने जा रहा है तो जो उसके मन में आएगा वो सारी चीजें वो तो कर देगा नहीं, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट लोगों से राय मशवरा करेगा ही। तो अगर कहीं उस पर अगर किसी को आपत्ति होगी, किसी भी समुदाय का, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू भाई भी हो, तो आपत्ति होगी तो उस पर वो चर्चा करेगा। और उनको, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी समुदाय को एक साथ लेकर उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रख करके और इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ड्राफ्ट तैयार करें। आप ये तो जरूरी मान रहे हैं ना सर कि ये होना चाहिए। दिलीप जी की बातों पे, ये दिलीप जी कह रहे थे कि धार्मिक उन्माद, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से धार्मिक उन्माद जो है वो रुक जाएगा। तो मैं तो इनकी बात ये समझ नहीं पाएगा किस प्रकार से धार्मिक उन्माद जो है एक कानून के आने से रुक जाएगा। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी भी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार जो है, दृढ़ इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरह से समाज में मेंटेन करता है। क्या, मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं कि क्या 370 जब हटा कश्मीर से, तो क्या कश्मीर में कश्मीर पंडितों पे जो है अत्याचार रुक गए? क्या राहुल भट्टी जैसे लोग मारे नहीं गए? क्या वो अभिनेत्री जो टीवी एक्ट्रेस थी उसको गोली नहीं मारा गया? क्या वहां पे हमारे सैनिक जो है ज्यादा मारे नहीं जा रहे हैं? तो ये कानून जो हलाया जाता है या हटाया जाता है या कोई भी संविधान में परिवर्तन किया जाता है, तो वो सरकार के मंशा के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से उस कानून को सुचारू रूप से और जनहित में जारी करे और जनहित में कार्य करे। ये सबसे बड़ा मैटर है। मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं। धारा 124A का जो देशद्रोह कानून है उसका दुरुपयोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कानून का दुरुपयोग और सदुपयोग करना वो सरकार के हाथ में होता है। 124A के जो कानून है, न जाने कितने लोगों पे 124A लगाकर इन्होंने सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उस आवाज को दबाने का काम किया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है सरकार। सीबीआई हुई, ईडी हुई, एनआईए हुआ, ये सारे एजेंसियों का दुरुपयोग ये चुनाव के टाइम करते हैं। अपने विरोधियों के ऊपर जांच बिठाकर उनको दबाने का काम करते हैं। तो ये जो है धार्मिक उन्माद रुक जाएगा कोई कानून लागू होने से, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र कह रहे थे कि बीजेपी के वादे हैं, राम मंदिर के वादे थे, 370 के वादे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे थे। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा एक विपक्ष पार्टी होने के नाते कि आपके वादे सिर्फ इन्हीं 3 वादों तक सीमित है कि आपके वादे भी महंगाई जो बढ़ रही है, दोगुनी हो रही है, कोविड में दोगुनी हो गई, उसके वो भी सही करने के लिए आपने कुछ वादा किया है?
आप तो लोगों की सब्सिडियां घटा दिए, राशन कार्ड लोगों की आपने उत्तर प्रदेश में अभी जो कानून आया उसमें राशन कार्ड छीन लेंगे आप गरीबों का। तो ये आपके एजेंडे में नहीं है क्या? आपके एजेंडे में रोजगार देना नहीं है? 3 करोड़ रोजगार तो पिछले साल आप लोगों ने छीन लिया। अभी 1.25 करोड़, पिछले 4 साल में महिलाओं के 1.25 करोड़ रोजगार आपने छीन लिए। आपने रेलवे में 70,000 भर्तियां खत्म कर दी। तो ये आपके एजेंडे में नहीं है क्या कि लोगों को रोजगार देना, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना? ये सारे आपके एजेंडे में नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे सीएए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे 80-20 का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे लाकर ये समाज को एक दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुख्य मुद्दे जो होते हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मैं कहूंगा, मैं ये आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि इन मुद्दों को जरा शामिल करिए अपने एजेंडे में और लोगों के जीवन स्तर को सुधारिए और ये देश को खुशहाल बनाइए। विश्व गुरु आज बेरोजगारी में मत बनाइए, विश्व गुरु रोजगार देने में बनाइए। जी मैं यही कहना चाहता हूँ। रत्नाकर जी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कहा था ना कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो हम इस दिशा में काम करेंगे। अगर वो उस दिशा में काम कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हालांकि आपकी ये बात सही है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और ये अहम मुद्दे गौण हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाने में असफल हो रहा है। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले ये कहूंगा कि मैं कोई भी कानून आता है तो ऐसे हम विरोध करने के नाम पे सिर्फ विरोध कर दें, ऐसा नहीं होता। हम जब तक उस कानून के बारे में बारीकियों को समझते नहीं है, उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तब तक हम उसका विरोध नहीं करेंगे या समर्थन भी नहीं करेंगे। तो ये चीजें भविष्य मामले में क्या किया था भाई, पूरी सदन में पूरा मामला पलटा दिया था। आप कह रहे हम उसे विधि से देखेंगे, आप विधि बुद्धि कुछ नहीं जानते, आप लोगों का दबाव जानते हैं। उस समय दबाव में आके आपने जिस प्रकार एक 70 साल की महिला के साथ अन्याय किया था, उसका श्राप भी आपके साथ आज जिस प्रकार जो बेरोजगार आप हुए ना, आप और आपके नेता बेरोजगार हुए हैं, ये उसी के श्राप का नतीजा है। आप कह रहे हैं हम विधि देखते हैं। अरे आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास बोल रहा है। आत्मविश्वास नहीं बोल रहा है, सुनिए सत्य है। एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में 68 साल की उम्र है, वो 7 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हक दिलाने के लिए दिया और आपने 1 मिनट में आपने चंद लोग। चलिए ठीक है रविंद्र जी, रत्नाकर जी का जवाब भी ले लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, धार्मिक उन्माद रुक जाएंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये सवाल पूछा है रत्नाकर सिंह जी ने आपसे। शायद मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर गया था। धार्मिक उन्माद से मेरा मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं था। रत्नाकर जी आपका एकदम ठीक है। धार्मिक उन्माद वर्ड हो सकता है मेरा गलत हो गया था। मेरा यहाँ था कि जो धर्म के नाम पर जो लॉ का फायदा लोग उठा लेते हैं, वो फायदा रुक जाएगा। यहाँ उन्माद से मेरा मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं था। आपका ऑब्जेक्शन एकदम ठीक है। और वो उन्माद रोकने के लिए कानून के साथ साथ सरकार की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ रत्नाकर जी का। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्टेट को लॉ बनाने की पावर है, ये सही है कि स्टेट को लॉ बनाने की पावर है, लेकिन स्टेट को वो लॉ बनाने की पावर नहीं है जो सेंट्रल लॉ के ऊपर चला है। और हिंदू और मुस्लिम लॉ जो है वो सेंट्रल का लॉ है। स्टेट अगर कोई ऐसा लॉ बना के देता है तो वो सेंट्रल लॉ पे प्रिवेल नहीं करेगा। ऐसे बहुत बड़ा उदाहरण है केशवानंद भारती का केस, जिसमें केरला स्टेट ने प्रॉपर्टी को लेकर के एक लॉ बनाया था, जिसने एक लैंडमार्क जजमेंट बनाया था भारतीय संविधान को लेकर के, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मेरा फिर भी ये कहना है, हालांकि कमेटी जो बनाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, लॉ के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन कैसे वो इस कानून को बनाने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं ये तब भी मेरी समझ से बाहर है। ना तो संविधान इस बात की इजाजत देता है और ना प्रिंसिपली लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से स्टेट इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बना करके लागू कर सकता है। और अगर लागू कर भी देगा तो मैं फिर कह रहा हूँ ये समाधान को नहीं, नई समस्याओं को जन्म देगा। रत्नाकर सिंह जी,
आपको क्या लगता है कि ड्राफ्ट में ऐसा क्या मेंशन कर दिया जाएगा जिससे चीजें खराब हो जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी इस कानून के तहत ऐसा कौन सा फायदा उठा लेगी कि उनका सियासी वोट बैंक मजबूत हो जाएगा? ये तो ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। ड्राफ्ट ये किस हिसाब से बनाते हैं और ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, इनसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो वो किस तरह से नागरिकों के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कोई भी कानून अगर आदमी देश में लाता है या राज्य में लाता है या कहीं पे भी लाता है तो उसके क्या फायदे होते हैं, उससे सामान्य जनजीवन जो है किस तरह से सुचारू रूप से चले, किस तरह से जो है लोगों के आपसी विवाद जो है न हो, उनके धर्म के और उनकी आस्थाओं की रक्षा हो। ये सारी चीजें जो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फायदेमंद होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, हमारे जो मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि सच पता चल गया है, सच जो है पता चल गया है। किसी 70 साल की महिला के बारे में जिक्र कर रहे थे। सच आपको नहीं पता है, सच आपको शायद नहीं पता है कि चाइना जो है पैंगोंग झील में वहां पे ब्रिज बनाना शुरू कर दी है। ये सच आपको दिखता नहीं है। सुनिए तो, देश की सच्चाई के बारे में तो पता रहना चाहिए। सिर्फ वही मुद्दे क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है जो हिंदू बनाम मुसलमान हो जाते हैं? अरे भैया वो पुल की सुरक्षा, पुल वहां बन रहा है, सुरक्षा अपने हाथों से दे दिया था चाइना को, प्लेट में रख के दे दिया था। और ये आप मानोगे नहीं। सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा रविंद्र जी, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। सुनिए, आप नेहरू राहुल और सोनिया पे आते हैं, व्यक्तिगत आपके पास कोई मुद्दा जवाब रहता नहीं है तो आप इन्हीं लोगों के पास आ जाएंगे, गांधी परिवार के पास। सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी रविंद्र जी। देखिए ये कह रहे हैं नेहरू को, देखिए आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भी ये लोग नेहरू पे ही आरोप लगाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और चेहरा भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह जो है मुस्कुराते हैं आरोप लगाकर और नेहरू अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना जो गांव बसा रहा है उस पर आपत्ति क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? आप लोगों ने चाइना जो अभी 3 टावर लद्दाख में खड़ा किया है उस पर आपत्ति क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? तो ये देश की संप्रभुता और अखंडता से समझौता नहीं कर रहे हैं। वह सच्चाई आपको दिखती नहीं है। वह क्यों नहीं दिखती है? वह सच्चाई क्यों नहीं दिखती है जो अभी WHO ने कहा है कि भारत में 1/3 पॉपुलेशन जो है, टोटल जितना डेथ हुआ है विश्व में उसका 1/3 भारत में लोग मरे हैं। 47 लाख लोग भारत में मरे हैं। तो आप वो सच्चाई नहीं दिखती है। आप तो ढिढोरा पीटते हैं सिर्फ कि हम ड्रोन से अभी सब चीजें करेंगे, ड्रोनाचार्य बन जाएंगे। अरे जो गंगा में बहती लाशें सब लोगों ने देखा है, रेत में दफन हुई लाशें सब लोगों ने देखा है। बुरे नहीं है लोग। जी वाकई में लग रहा है कि आपसे विरोध के लिए विरोध करना चाह रहे हैं। ड्रोन वाली बात अभी बीच में लाने की कहाँ जरूरत थी? अगर कोई टेक्निकली चीजें आगे बढ़ रही हैं तो आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है क्या? देखिए हमारे लिए मुद्दा जो है, मैं पल्लवी जी फिर से बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत गंभीरता से इस बात को मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन ले। हमारे लिए मुद्दा आपका हिंदू बनाम मुसलमान जुड़े मुद्दे नहीं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है। मथुरा का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बेरोजगारी का मुद्दा, और हमारे लिए आगरा का मुद्दा और 22 कमरे खोलने का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए बेरोजगारी जो 8% देश में हो गई है वो महत्वपूर्ण है। महंगाई 15% थोक बढ़ गई है, 8% खुदरा बढ़ गई है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे लिए गरीबी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। आप 23 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के नीचे ला दिए, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे लिए जनता से जुड़े हुए बुनियादी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं महत्वपूर्ण है। आपके एजेंडे में हो सकता है कि 3 मुद्दे सिर्फ महत्वपूर्ण हो, राम मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही महत्वपूर्ण है। जी रविंद्र जी, देखिए पल्लवी जी, जिस प्रकार से आज आपकी इस बहस में जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, उस बहस को ये किस तरीके से लगातार अपना टारगेट बदलते रहे। कभी ये चाइना पहुंच जाए, कभी ये अरुणाचल पहुंच जाते थे, कभी ये महंगाई पे आ जाते थे, कभी बेरोजगारी पे आ जाते थे, का काम है, कभी ये कोरोना पे आ जाते थे।
और जो आपने आईना देख के आप जो है आईना देख के आप ये जो है जवाब नहीं दे पाते। अरे भैया, बेरोजगार हो गए आपके नेता, वहां जाके देश की जनता एक सवाल बेरोजगारी दर है देश में। आपकी सिलेक्टेड पत्रकार ने उसका जवाब देने के लिए चक्करगिन्नी खा गए आपके नेता। पूरे देश ने देखा वो वीडियो। जवाब ले लीजिए ना, नेताओं की तो बाद में बात करिएगा। नहीं भैया, राहुल गांधी नाम ले रहा हूँ। अब मैं वापिस आता हूँ, बस यही बात है। अब मैं वापिस आता हूँ। लोग और भाजपा के लोग अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का जवाब है, ये व्यक्तिगत आरोप शुरू कर देते हैं। किसी की क्षमता पे सवाल उठाएंगे, किसी को विदेशी नागरिक बता देंगे, किसी को अगर महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल तो ये नेहरू को जिम्मेदार बना देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है। कानून का अधिकार मिले। मैं वापिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आता हूँ। और पल्लवी जी, आपको याद होगा देश जब आजाद हुआ तो 1947 में हिंदू कोड बिल आया। उस समय कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं ने बहुत जबरदस्त इसका विरोध किया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल आने से पहले हिंदुओं में भी बहुविवाह, विधवा होने पे संपत्ति का अधिकार नहीं, पुत्री को अधिकार नहीं, तो ऐसे तमाम कई सारे मसले थे जिसे लाते हुए हिंदू कोड बिल नेहरू जी लेकर आए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। हिंदुओं में बौद्ध, सिख, पारसी, जैन तमाम लोगों को हिंदू कोड बिल के दायरे में लेकर आया गया, लेकिन ईसाई और मुसलमानों को छोड़ दिया गया। ये और उनके कानून के हिसाब से उनको कहा भाई आप इन्हें शरीयत के हिसाब से कर लो। तो आप जो कहते हैं ना बार बार नेहरू जी पे आरोप न लगाओ, तो आरोप हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े सदन में यह कहा था कि भाई इस पे लोगों के लिए एक देश के अंदर एक कानून होना बहुत अनिवार्य है ना सर। ये टाइमिंग का फेर है। अभी पूरे देश में बहस ही बस हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इन सब पर चल रही है। इसी बीच में अलग अलग राज्यों से इस तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा। टाइमिंग का खेल है। या तो आप वाकई में मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए बस पूरे देश में घूम फिर कर यही बातें चल रही हैं, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है करने को। नहीं देखिए सरकार कितनी लोगों के प्रति वो है। अभी आपने देखा होगा 9.5 रुपए किस प्रकार से पेट्रोल में और 6.5 रुपए डीजल में, और अभी खाद्य तेलों में भी सरकार ने घोषणा करी है, उस पर टैक्सेस कम किए। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों पे भी गेहूं का निर्यात रोका। अपने देश को पहले प्रथम मानते हुए कि मेरा देश के राशन का अधिकार मेरे देश के लोगों का है, हमने देश पे और जगह जाने वाले गेहूं और खाद्य पदार्थों पर रोक लगाई सरकार ने। और इतने भारी दबाव होने के कारण भी ये आज के देश का प्रधानमंत्री है, नई भारत का, ये किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। आज भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी दुनिया के किसी व्यक्ति से, किसी देश से, चाहे कितनी ताकतवर देश हो, किसी से नजर झुका के नहीं, नजर मिला के बात करेंगे। तो ये नेहरू जी का नहीं, मोदी जी का देश है। आज के देश में आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपकी बेरोजगारी, आपके नेता की बेरोजगारी आपने ये देश खड़ा कर दिया था सर। कुछ भी बोल रहे हैं आप क्यों इतिहास को भूल जाते हैं या फिर किसी और के योगदान को याद नहीं करना चाहते? नेहरू का देश नहीं है, इंदिरा गांधी का देश नहीं है, ये देश किसका है ये आप डिसाइड करेंगे क्या, या प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? ये कहाँ लिख गया है कि ये देश अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? लोकतंत्र से चल रहे हैं ना सर हम यहाँ पर। कल अगर चुनाव हो जाए, आपको वोट नहीं मिले तो ये देश आपका भी नहीं रहेगा क्या? पल्लवी जी जिस प्रकार से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप ये भी तो देखिए सर कि ये देश नेहरू का नहीं है और ये सारी चीजें ठीक नहीं है। आप विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। पल्लवी जी, आप ये बात हकीकत नहीं है कि पूरी की पूरी त्यागी जी ने खड़े सदन में होकर कहा था कि अगर मेरे सिर पे बाल नहीं है तो क्या इस सिर को कटवा लूं? क्या ये सत्य नहीं है? आज जिस प्रकार से चाइना हमारी जमीन को पिछले 50-55 साल से लिए बैठा है, ये सत्य नहीं है? आज हिम्मत हुई
जिस समय चाइना ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया उसका कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। आज किस प्रकार से भारत ने सुनिए, मुंह तोड़ जवाब सुन लीजिए। ये वैसे तो चर्चा का मुद्दा ये था ही नहीं सर, ये मुद्दा नहीं था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब आपने ऐसे दिया कि इतिहास में पहली बार चीन के साथ हमारा व्यापार $100 मिलियन पर पहुंच गया है। हम ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं चीन को। अच्छा, और आप पे बैन लगा रहे हैं, बताएं रविंद्र जी, ये कौन सा जवाब है और कैसे दे रहे हैं हम ये जवाब? नहीं देखिए, व्यापार अलग है, कई चीज नहीं अलग नहीं है, मैं अभी भी कहूंगा कई चीजें। देखिए आपको फिर आप कहेंगे कि आप इस पे सवाल उठा रहे। आपने देश को आजाद होने के बाद कई चीजों से अपने ध्यान हटा लिए। मैं एक अभी नितिन गडकरी जी का बयान सुन रहा था यूट्यूब पे, वो कहते थे कि आइसक्रीम में जो चम्मच लगता था ना, चम्मच 2014 से पहले वो भी चाइना से एक्सपोर्ट होता था। तो आप ये बताइए कि आत्मनिर्भरता की ओर कितना हमें झुकाया गया। जो लेना है वो ले लो। आज भी सही बात है ये कि चाइना के ऊपर बहुत सारी चीजों पे हम निर्भर हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पहली बार देखेंगे कि अगले 5-7 सालों में सेमीकंडक्टर जो पूरे तरीके से पूरी दुनिया चाइना पे निर्भर थी, उसे लेके भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आने वाले कुछ वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर बनाने का सबसे बड़ा हब बनेगा। तो ऐसा नहीं है पल्लवी जी, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसके पीछे दावा है। एक आइसक्रीम का चम्मच भी जो है ना, जो स्टिक लगती है, वो भी चाइना से आती थी। तो ये हाल आप कह रहे हैं कि हमने नहीं खड़ा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं खड़ा किया, लेकिन उन्होंने इस ओर गौर ही नहीं किया। ठीक है रत्नाकर जी। देखिए पल्लवी जी, किस तरह से रविंद्र जी अपने ही बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ कहते हैं कि हम चम्मच पहले इंपोर्ट करते थे, हाँ, और आज जो है आप इंपोर्ट करते तो आपको रोक लगाना चाहिए ना, चाइना से इंपोर्ट कम करना चाहिए ना। मेक इन इंडिया के वादे कहाँ गए? अरे भैया बनता नहीं, अब बन रहा है। अरे सुनिए महाराज, सुनिए, अपनी ही बातों में फंस रहे। आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। अभी पल्लवी जी ने कहा कि $100 मिलियन जो है इंपोर्ट जो है वो हो गया। आप जनता को दिखाने के लिए ऐप पे बैन लगाते हैं। आप जनता को दिखाने के लिए फूल, दिवाली और होली में कहते हैं कि फुलझड़ी मत चाइना का खरीदो, पटाखे मत खरीदो, बहिष्कार करो, और आप जो है इंपोर्ट दोगुना कर देते हैं। तो आपको तो मेक इन इंडिया जो आपने नारा लगाया था उसके हिसाब से यहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी देश की आत्मनिर्भरता बने। लेकिन वैसा हुआ नहीं कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2800 कंपनियां इसी मोदी शासन में, बीजेपी शासन काल में 2800 कंपनियां ये देश छोड़ के चली गई हैं, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसी मोदी शासन में 7.5 लाख लोग, सदन की बात कर रहा हूँ, सदन में बातें ये चर्चा का विषय थी, 7.5 लाख लोग जो रोजगार देते थे इस भारत देश में, वो देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश में चले गए हैं। तो आप आत्मनिर्भर भारत की बात बता रहे हैं कि क्या बना रहे हैं? तो वो आप ये चीज है। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा, जी अभी ये कह रहे थे भाई साहब कि देखिए मोदी ने कितना करामात कर दिया। वाह मोदी जी वाह, 9.5 रुपया आपने घटा दिए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कम कर दिए, वाह मोदी जी वाह। देखिए ये कितनी चालाकी से ये लोग काम करते हैं। यही जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, तो चुनाव से ठीक पहले जो है ये 10 रुपया पेट्रोल पे और 5 रुपया डीजल पे रेट घटा करके वहां उस समय भी झुनझुना और डफली बजा रहे थे, कम कर दिया, वाह मोदी जी वाह, आपने तो, आप तो विश्व गुरु है, विश्व के नेता है, आपने कमाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये झुनझुना बजाते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सुनिए, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 16 दिन के अंदर 10 रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। हाँ। तो ये झुनझुना जो आपने पकड़ा है ना 9.5 रुपया, ये कब बढ़ जाएगा जनता को पता ही नहीं चला। रोज 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया बढ़ाते जाएंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा। रत्नाकर जी, चुनावों की वजह से ही सही, अगर उस समय एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, केंद्र ने अपने स्तर पर पैसे कम किए थे, तो राज्य सरकारों ने भी तो किए थे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड सरकार तो उसमें आगे नहीं आई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी जब पूरी तरीके से घिर गई तब जाकर 5 रुपए कम किए। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग अपने राज्यों में नहीं चाहते क्या कि लोगों को राहत मिले? और अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं शायद। आप धर्म और संस्कृति और कानून तीनों को मिक्स करना चाह रहे हैं शायद। 2 मिनट दीजिएगा, आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा राज्यों पे आरोप लगाती है। हम तो 18 राज्यों में इनकी सरकार है,
जी। तो क्या अभी जो इन्होंने रेट घटाए हैं, सारे लोगों ने रेट घटाए पिछली हैं, बार क्या? की बीच बात मत कर रही बोलिए। हूँ मैं पिछले बार आप की बात अपने कर रही राज्य हूँ। में बताइए। अरे राजस्थान महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। 2 रुपए 2 सुनिए तो, अरे महाराज पूरी बात सुन लीजिए। रेट बताइए क्या लीटर है? रेट की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। ज्यादा अति उत्सुकता जो है ठीक नहीं होती है। जब आप सुनेंगे उत्सुकता खत्म हो जाएगी। जी देखिए बताइए। पल्लवी जी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 59% जो पार्ट होता है वो रेवेन्यू का, वो केंद्र सरकार को जाता है। 41% जो पार्ट होता है वो राज्य सरकार को जाता है। तो आपने अभी रेट जो घटाया है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाया है, तो उसमें राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन भी तो घटा है ना। और अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 2 रुपए डीजल पेट्रोल पे और 1.5 रुपया, अरे महाराज सुनिए, अरे सुनो तो महाराज की बात, लीटर का भाव, सुन लो तो, लीटर का, राष्ट्र में बैठे हैं, लीटर का भाव बताएं मुझे। अरे सुनो तो, सुन लीटर का भाव बताइए ना, लीटर का भाव। सुन तो आपकी 2.5 राज्यों में सरकार है, आप 2.5 राज्यों की सरकारों का आप अपना रिपोर्ट बताइए। महाराष्ट्र में क्या रेट है, छत्तीसगढ़ में क्या रेट है, राजस्थान में क्या रेट है, आप बताइए ना। महाराष्ट्र में क्या रेट है? आप जरा मध्य प्रदेश का रेट बता दीजिए। आप जरा मध्य प्रदेश का रेट बता दीजिए। आप अपने 18 राज्यों के रेट बता दीजिए। आप अपने 18 राज्यों के रेट बता दीजिए ना। सुनिए जवाब देता हूँ आपकी बातों का, आपकी बातों का जवाब देता हूँ। सुनिए पल्लवी जी को जरा रोकिए, मैं जवाब दे देता हूँ। 105 रुपए से ऊपर तेल है। अरे सुनिए महाराज, चलिए रविंद्र जी जवाब ले लेते हैं सर, समय भी कम होता जा रहा है, मुझे दिलीप जी का भी रुख करना है, एक एक करके जल्दी बात कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आप 4 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हो जाएंगे तो उससे क्या ये मान लिया जाए कि आप पहले वाली स्थिति में पहुंच गए। मैं मानता हूं 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है। देश भर में बहुत सारे राज्य अपने हिसाब से बैठ के, अरे सुनो मेरी बात, खाली बस ऐसा। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि जो डीजल और पेट्रोल 70 रुपया और 65 रुपया मिलता था 2014 में, वो आज 100 पार हो गया है। ठीक है, तो आप 1-2 रुपया के पीछे बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं जैसा कि हम लोगों ने ऑयल बॉन्ड जो इशू किया था वो लगभग 1.5 लाख करोड़ था और आपने टैक्स के रूप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 28 लाख करोड़ वसूल लिए हैं, और फिर भी रोते हैं कि हम लोग 1.5 लाख ऑयल बॉन्ड जो है बकाया रख दिए हैं। उसी तरह से ये कब तक रोएंगे 1 रुपया 2 रुपए का? 60 रुपया से आप पहुंचा देते हैं 100 रुपये में, और 70 रुपये से 110 रुपये पहुंचा देते हैं, वो नहीं दिख रहा है, और 1 रुपये 2 रुपए का रोते रहे। तो जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे आप? कितना जनता को आप गफलत में रखेंगे? चुनाव के पहले आप 10 रुपया घटा देते हैं, जैसे चुनाव खत्म होता है अब आप 10 रुपया बढ़ा देते हैं। तो ये कौन सी नीति लेके चले हैं? आप हर जगह फेल हैं। इसलिए इस देश में ध्रुवीकरण के राजनीति पे आप लोग सत्तासीन होने का जो एक ये जो 80-20 वाला फार्मूला पे चलते हैं और सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन जनता उसको भी धीरे धीरे समझ रही है और समझ जाएगी, और जिस दिन समझ जाएगी उस दिन आपको सत्ताहीन कर देगी। दिलीप यशवर्धन जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी क्या जरूरत महसूस हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो या फिर पूरे देश में? अभी क्यों लागू करना है? अभी लागू करना है या कब लागू करना है इसका कोई निश्चित समय नहीं है, और इसका कोई ऐसा राइट टाइम नहीं आएगा कि अब लागू कर दिया जाए, क्योंकि भारत में जो स्थिति है वो कमोवेश वही चलती रहती है। और ये कहना कि इस समय क्यों लागू किया जाए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होने वाला है किसी भी पार्टी को, ना तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें दिलीप जी तो ऐसे नजर आ रहा है ना। अब देखिए वहां पर उपचुनाव की गहमा गहमी है और इस बीच एक बार फिर से ये मसला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरा टाइमिंग का खेल है क्या? नहीं, ये टाइमिंग का खेल मुझे नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि इस चीज में किसी को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है, क्योंकि ये जो लागू होगा ये सब पे बराबर से लागू होगा। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना तो हिंदू लॉ का फायदा मुस्लिम लॉ को मिलता है, ना मुस्लिम लॉ का फायदा हिंदू लॉ को मिलता है। तो यहाँ कोई कानून की लड़ाई नहीं है कि ये लग जाने से एक दूसरे का फायदा रुक जाएगा, या जो फायदा हम उठा पा रहे थे वो हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये पर्सनल लॉज हर किसी के अलग अलग हैं, और उनका फायदा और नुकसान उसी को होता है, किसी दूसरे को नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाने से वो सारे जो इंडिविजुअल पर्सनल लॉ है वो खत्म हो जाएंगे और एक ही कानून सब धर्मों पर लागू हो जाएगा।
तो इसका किसी को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट या कोई पॉलिटिकल नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये इसकी शुरुआत तो 1950s में ही हो जानी चाहिए थी, जब संविधान में प्रावधान किया गया था। तो ये समय, चूंकि ये भी एक पॉलिटिकल विल का मामला है, कांग्रेस ने ये पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई, भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल विल दिखा रही है। आर्टिकल 370 अगर एक छोटे से संशोधन से खत्म किया जा सकता था तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो ये जो बड़े डिसीजन है, जो डिस्प्यूटेड डिसीजन है या जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, इनफैक्ट इस मामले का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास भी और सत्ता के पास भी जनता को समझाने के, अगर जनता को आप कानून की भाषा में समझाएंगे तो शायद जनता नहीं समझेगी, लेकिन उसको आप जाति का और पॉलिटिक्स का रंग देके समझाएंगे तो जनता जरूर समझेगी। ऑल्दो इस सब्जेक्ट का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ये पॉलिटिकल विल से ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये विल दिखा करके करना चाह रही है तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये स्टेट के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये केंद्र के द्वारा होना चाहिए। रविंद्र जी, एक रत्नाकर जी ने बात बड़ी अच्छी कही थी कि आपने बोला था धारा 370 हटा देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्या हुआ वहां पर? कितने कश्मीरी पंडित आपने वहां पर बसा लिए, कितनी आपने घटनाएं, आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो कम कर दी। आए दिन तो वहां पर हत्याएं हो रही हैं, तो इस बात की कौन गारंटी लेगा सर कि इस तरह के कानून जो लाए जाते हैं उसके बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि वो होता हुआ तो नजर आता नहीं है। देखिए पल्लवी जी, ये बात आप जो कह रहे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। 370 हटाने से पहले ये बीमारी बहुत पुरानी थी। देश की आजादी से पहले से ही ये समझे कि जब देश आजाद हुआ, इसके लंबे विस्तार पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पिछले 50 साल की बीमारी थी। और आप इसे अगर ये सोचे कि अगले 5 साल में या 2 साल में, 3 साल में से हुए, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि फर्क क्या पड़ा कि जब ये बीमारी पूरे रूप से फैलते फैलते दिल्ली तक आ गई थी। आपको याद होगा कितने दिल्ली में आके कश्मीर के आतंकवादी विस्फोट कर देते थे, देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके कर देते थे। आज वो सीमित होकर 1 या 2 जिलों में रह गई है। अच्छा, जबकि पूरा लद्दाख हमारा जो है पूरे के पूरे तरीके शांति तरीके से रह रहा है, जम्मू पूरा शांति के तरीके से रह रहा है। आज भी जो J&K में जो समस्या है वो सिर्फ 1-2 गांव या कस्बों में रह गई। आज वहीं के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन आवाजों को शांत करने के लिए जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही। और ये घटनाएं यहाँ नहीं, आप अभी आज ही कर्नाटका में एक लड़के को, दलित लड़के को इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था। तो इस तरीके के ये अपराध हैं, ये जो आतंकवाद का रूप ले चुके हैं। और ये धीरे धीरे ये जो मेंटेलिटी थी ये पूरे देश में फैल रही थी, जिसे आज 370 माध्यम हटाने से ये बीमारी को कहीं ना कहीं देश भर से इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया गया। नहीं सर, जड़ से समाप्त कर दिया गया ये ना बोलें सर, ये थोड़ा आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। कम हुई है ये हम फिर भी मान लेते हैं, समाप्त तो कहीं से नहीं हुई। आपके पास ये तक आंकड़ा नहीं होगा सर कि अभी वहां पर आप कितने कश्मीरी पंडित बसा चुके हैं, या आप लोगों ने बीच में कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था, वो स्पेशल पैकेज क्या रंग लेकर आया और वहां पर कितने उद्योग आपने स्थापित कर लिए। तो जड़ से कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। आप कम बोलिए, कम हो गया होगा। और आप लाना चाहते हैं यूसीसी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कोई गारंटी लेने को तैयार है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, उसकी भी आप बोल नहीं पाएंगे कि हाँ ठीक है अगर हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ले आए तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, किसी तरह का कोई बवाल वहां पर नहीं होगा और आपके इस फैसले का हर कोई स्वागत करेगा। देखिए पल्लवी जी, इस तरीके का मेरी समझ में नहीं आता, इसका विरोध करेगा कौन? आज क्या किसी महिला को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसके पिता की संपत्ति में उसे अधिकार मिलता है। किसी को गोद लेने के लिए अपना राइट नहीं होना चाहिए कि मैं गोद कैसे लूं, मुझे संपत्ति किसे किसे देनी है इसका मेरा राइट नहीं होना चाहिए। तो ये किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, ये एक 3-4 किस्म की चीजें हैं जिसपे समान रूप से लोगों पे लागू हो। और ये अगर इतनी अच्छी मंशा के साथ आप ये कानून लागू करना चाहते हैं सर, तो बधाई हो आपको। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो ड्राफ्ट आप लोगों के द्वारा तैयार किया जाए उसमें किसी तरीके की विभाजन की बू ना आए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।